तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, हमें मानसूका थिएटर वाला द मास्टर दिखाई देता है और वो यो शिन योंग की फ़ोटो देखता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं गो मंसू और जंग हदा वॉक करके घर जा रहे हैं और तभी जंग हदा को भूख लग जाती है। गो मंसू उसको अपनी हैंकी बिछाकर उस पर बैठाता है और उसे रुकने को कहता है और भागकर उसके लिए फिश शेप्ड पैनकेक्स लेकर आता है। ये देख जंग हदा को बहुत अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ उसका भाई यो शिन योंग के बारे में पता कर रहा है, पर दिखाया नहीं जाता कि उसने पता क्या किया है। अब यहाँ जंग हदा और गो मानसू घर जा रहे होते हैं, तभी जंग हदा बोलती है तुम स्कैमर से बचे रहना। यहाँ पर आजकल खुली आंखों से भी धोखा हो जाता है और किसी पे भी भरोसा मत करना, यहाँ तक कि मुझ पर भी नहीं। इस पर गो मानसू बोलता है तुम मेरे लिए स्पेशल हो और मैं तुम पे ज़रूर भरोसा करूँगा। और ऐसा कहते कहते दोनों पर स्नो फाइट होने लग जाती है। तभी जंग हदा गो मानसू के ऊपर गिर जाती है और गो मंसू काफ़ी शर्माने लगता है। तभी जंग हदा बोलती है तुम इतने गर्म क्यों हो रहे हो, तुम्हें क्या हो रहा है। और तभी गो मंसू बहुत ही घबराकर उठकर वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचने पर उनका भाई उनको बताता है कि मैंने यो शिन योंग के बारे में पता तो किया, पर जहाँ पे वो पहले रहती थी वो वहाँ पर अब नहीं रहती। शायद वो मर चुकी है या फिर वो फॉरेन कंट्री पर ट्रांसफ़र हो चुकी है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मरने की बात सुनकर गो मंसू काफ़ी दुखी हो जाता है और फिर जंग हदा उसके पास जाती है और पूछती है जब तुम सैड होते थे तब तुम क्या करते थे। तभी गो मंसू बोलता है मैं तुम्हारे पापा युनसुक का गाना सुनता था। और फिर जंग हदा उसको सेम रोज़ कैफ़े ले जाती है जहाँ पर पहले गो मंसू गाना सीखने जाया करता था और दोनों काफ़ी सारी बातें करते हैं। जंग हदा पूछती है तुम पहली बार यो शिन योंग से कैसे मिले थे। तभी गो मंसू बताता है मैं एक बार स्टेयर्स पे चढ़कर पेंट कर रहा था और फिर मैं वहाँ से नीचे गिर गया। मैं अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल गया और वहीं मुझे यो शिन योंग मिली और मुझे पहले ही नज़र पे उससे प्यार हो गया। और फिर जंग हदा पूछती है तुमने पेंट करना कैसे शुरू किया। तो अब गो मंसू बताता है कि पहले मैं थिएटर के बाहर शू पॉलिशिस्ट का काम करता था और फिर थिएटर के मास्टर ने मुझे देखा, उन्होंने मुझसे ड्रॉ करने को कहा और मैंने काफ़ी अच्छा ड्रॉ किया और इस तरह से मुझे ड्राइंग की आदत लगी। दोनों काफ़ी अच्छी और प्यारी बातें शेयर करते हैं और काफ़ी क्लोज भी आ जाते हैं। दूसरे दिन बैंक में जंग हदा उसके बारे में सोच रही है और यहाँ तक कि गो मंसू के लिए शॉपिंग भी कर रही है। उसके मन में गो मंसू के लिए काफ़ी ज़्यादा अफेक्शन आ चुका है। तभी उसका ब्रांच मैनेजर जंग हदा को बुलाता है और जैसे कि जंग हदा 6 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट वर्क पर है, ब्रांच मैनेजर उसे याद दिलाता है कि अब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है और वो बहुत अजीब वे में बोलता है। तभी जंग हदा बोलती है आप मुझे फायर इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि मैंने पिछली बार छुट्टी ली थी। इस पर ब्रांच मैनेजर कुछ नहीं बोलता, पर जंग हदा इस बात से काफ़ी हर्ट होती है। वहीं दूसरी तरफ गो मंसू जंग हदा के पापा युनसुक को मिलने जाता है और जंग हदा की फ़ोटो दिखाकर बोलता है ये तुम्हारी बेटी है जंग हदा और मैं इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। पर उसका मतलब केवल एक दोस्त से होता है अभी फ़िलहाल के लिए। तभी उसको उसी स्टूडियो से कॉल आता है जहाँ पे वो यो शिन योंग के बारे में पता करने गए थे और इस स्टूडियो का मालिक बताता है कि एक आदमी है जो उस औरत के बारे में जानता है। जब गो मंसू उस आदमी को देखने जाता है तो उसको पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं उसका मास्टर है। वो उससे काफ़ी सारी बातें करता है और उसका मास्टर बोलता है तुम गो मंसू के बेटे हो ना, क्योंकि तुम बिल्कुल उसकी तरह दिखते हो। इस पर गो मंसू नॉट करता है और बोलता है हाँ मैं उनका बेटा हूँ। वो कहता है सॉरी मैं बिना बताए गायब हो गया और इस बात से आपको काफ़ी दुख पहुँचा होगा। और वो बोलता है ये बात मेरे पापा ने आपको कही है और यही मेरे पापा आपको कहना चाहते थे। उनके बीच में काफ़ी सैड बातें होती हैं और दूसरी तरफ जंग हदा भी सैड होकर ड्रिंक कर रही है और अपनी दोस्त को कॉल करती है जो कि फ़िनलैंड में अपने हस्बैंड के साथ रहती है। उसकी दोस्त उसको वहाँ बुलाती है और जंग हदा भी अपनी ज़िंदगी से काफ़ी परेशान हो गई है और वो भी फ़िनलैंड जाने पर एग्री कर जाती है। अब जैसे कि गो मंसू अपनी बातों से दुखी होकर बैठा हुआ है, वहीं पर उसको जंग हदा भी मिलती है। उनके बीच पे काफ़ी सारी बातें होती है और वो बोलती है कि तुम मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे। मेरा इंतज़ार सिर्फ 2 टाइप
के लोग करते हैं। पहले जिनको मेरी ज़रूरत है, जो मुझे यूज़ करना चाहते हैं, और दूसरे जिनको मुझसे पैसे लेने हैं। उस पर गो मंसू बोलता है मैं इन दोनों में से कोई भी नहीं हूँ, मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही थी, और उसे अपने पीठ पर उठाकर घर ले जाता है। वो उस पर बेड पे लिटा रहा ही होता है कि जंघदा उसका हाथ ही नहीं छोड़ती है, और तभी गो मंसू भी उसके साथ ही सो जाता है। थोड़ी देर बाद जब जंघदा की आंख खुलती है, वो देखती है कि गो मंसू ठंडा से कपकपा रहा है। उसको समझ नहीं आता वो क्या करे। वो काफ़ी घबरा जाती है और उसको हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल जाने पर डॉक्टर पूछता है इनकी एज क्या है, और जंघदा थोड़ा घबरा कर बोलती है इनकी एज 27 है, पर असलियत में उसकी एज तो 60 होती है। वो बोलता है कि 27 के अकॉर्डिंग इनकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, जैसे एक बूढ़े आदमी की बॉडी पे होती है। और फिर उठने के बाद वो दोबारा से डॉक्टर को मिलने जाता है, तो गो मंसू को डॉक्टर बताता है कि तुम भले ही 27 के हो, पर तुम्हारी बॉडी का सारा फंक्शन और टेम्परेचर एक 60 साल के बूढ़े की तरह है। वो उसको कंप्यूटर पे ग्राफिक्स दिखा के बोलता है देखो, जहाँ पे पूरा रेड होना चाहिए वहाँ पे तुम्हारा पूरा पर्पल है, जैसे कि किसी फ्रोज़न आदमी का होता है। और इतने पर वो बाहर चले जाता है। डॉक्टर उसे अपना ख्याल रखने को कहता है। बाहर आने पर जंघदा उससे पूछती है कि क्या सब सही है, तो गो मंसू उसे चिंता ना हो करके झूठ बोलता है कि हाँ, डॉक्टर ने बोला है कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। और तभी जंघदा को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसके फादर हॉस्पिटल में नहीं हैं। जंघदा और गो मंसू उसके पापा को हर जगह ढूंढते हैं, स्ट्रीट्स पे, शॉप्स पे, पर वो कहीं नहीं मिलते। अब जब फाइनली उसे वो मिलते हैं तो जंघदा बोलती है अप्पा आप कहाँ खो गए थे, और इस पर उसके पापा बोलते हैं तुम कौन हो, क्योंकि ऑब्वियसली उसको अल्जाइमर्स है और वो भूल चुका है अपनी खुद की बेटी को। वो उसे वापस हॉस्पिटल ले जाते हैं, पर अब जंघदा काफ़ी टूट चुकी है, अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुकी है। ना ही उसे बैंक में कोई अप्रिशिएट करता है, और ना ही उसकी खुद की लाइफ में उसके पापा उसे पहचान पा रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है और रोने लगती है। ये सब गो मंसू देख लेता है और उसके लिए स्नोमैन बनाने जाता है। जब वो स्नोमैन बना रहा होता है तभी वहाँ पे द मास्टर आ जाता है, और उसका मास्टर उसे अब बताता है हान योंग शिल के बारे में। वो बोलता है कि हान योंग शिल हर दिन मेरे पास आई ये पूछने के लिए कि क्या आपने गो मंसू को देखा है। डेज चले गए, मंथ्स चले गए, ईयर्स चले गए, पर उसने तुम्हें ढूंढना बंद नहीं किया, और फिर एक दिन उसने आना बंद कर दिया। मैंने सोचा कि वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वो तुम्हें भूल चुकी है, पर सडनली एक दिन वो आती है और बोलती है कि गो मंसू को थैंक यू बोलना, क्योंकि उसकी वजह से ही मेरी जान बची है और अब मैं काफ़ी खुश हूँ। ये सुन गो मंसू की आंखें नम हो जाती है, और मास्टर उसे संभालते हुए बोलता है तुम गो मंसू हो ना। और गो मंसू उन्हें बहुत सरप्राइजिंगली देखता है कि इन्हें कैसे पता चला। तभी द मास्टर बोलता है मुझे पता है तुम गो मंसू ही हो। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कोई नहीं समझ सकता, और उनमें से एक हो तुम। मुझे पता नहीं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, पर मुझे ज़रूर पता है कि तुम गो मंसू ही हो। और वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जंघदा काफ़ी टूट चुकी है, और वो अपने भाई से बोलती है कि हम इस जगह से शिफ्ट होकर कहीं चले जाते हैं। मुझे ये घर नहीं पसंद है और ना ही ये जगह पसंद है, चलो कहीं चलते हैं वापस हम लोग अपनी दूसरी जगह पे। और उसका भाई भी एग्री करता है और कहता है कि तुम्हारी खुशी से ज़्यादा मेरे और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तभी गो मंसू भी उसके पापा का दिया हुआ सूट पैक करता है और घर छोड़ने का फ़ैसला करता है। जंघदा भी काफ़ी दुखी होकर कहती है कि हाँ तुम इस घर से जा सकते हो, और ऑफिस जाती है। ऑफिस में फिर से उसका बॉस उसकी तारीफ़ ना करके दूसरे एम्प्लॉयज़ की तारीफ़ करता है जो उससे कम मेहनत करते हैं। ये देख जंघदा काफ़ी दुखी होती है, और फाइनली वो बोलती है अगर तुम्हें मुझे फ़ायर करना है तो तुम मुझे फ़ायर कर सकते हो, पर अब मैं बाहर जा रही हूँ अपनी वैकेशन एंजॉय करने के लिए। और जैसे ही वो भागते भागते बैंक से बाहर निकलती है, उसे मिल जाता है गो मंसू। वो गो मंसू का हाथ पकड़ के बोलती है चलो हम कहीं घूमने चलते हैं, और उसे केबल राइड पर ले जाती है। केबल राइड चल ही रही होती है कि सडनली केबल राइड ख़राब हो जाती है और वो रुक जाती है, और जंघदा काफ़ी डर जाती है क्योंकि उसे हाइट्स का
डर होता है। तभी गोमंसू बोलता है तुम मुझे बताओ तुम्हें और किस किस चीज़ से डर लगता है। उस पर जंघदा बोलती है मुझे डेटिंग से डर लगता है, मुझे रिलेशनशिप से डर लगता है और मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है कि मैंने ये सारी चीज़ें नहीं की। मैं कोई भी चीज़ रिग्रेट नहीं करना चाहती हूँ और मैं अब और पीछे बैक सीट पर बैठकर दूसरों को देखकर जेलस नहीं होना चाहती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी खुल के जीना चाहती हूँ। इस पर वो बोलती है कि गोमंसू तुम तो कुछ भी रिग्रेट नहीं करते होगे ना। और तभी गोमंसू योशिन योंग के साथ बिताए हुए पल याद करके बोलता है कि मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैंने उसको ये बोला कि तुम सिर्फ मेरे साथ खुश रहना, किसी और के साथ नहीं, बल्कि मुझे कहना चाहिए था कि तुम मेरे बिना भी खुश रहना। मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैंने उसके साथ वो सारी चीज़ें नहीं की जो मैं करना चाहता था, जैसे कि बाइसिकल राइड, उसे घुमाना, उसके साथ हमेशा रहना। और दोनों के बीच काफ़ी इमोशनल बातें होने लग जाती हैं और ये करते करते रात हो जाती है और केबल फाइनली ठीक हो जाती है और जंघदा और गोमंसू उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं जहां पे जंघदा को सितारे देखने थे। स्टार्स देखने पर गोमंसू बोलता है कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। जब से मैं दोबारा से ज़िंदा हुआ हूँ तुमने मेरा इतना साथ दिया है, मुझे कभी जज नहीं किया, हमेशा मेरे साथ खड़ी रही और तुम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो। ये सुनते ही जंघदा गोमंसू को किस कर लेती है। अब घर जाते वक्त दोनों के बीच में काफ़ी ऑकवर्ड सी वाइब्स होती हैं, पर गोमंसू के हार्ट पर पेन होने लग जाता है क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि उसकी बॉडी पे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस है। और तभी जंघदा को भी एक कॉल आता है और उस साइड बोल रही होती है यो शिन योंग, गोमंसू की गर्लफ्रेंड। पर दूसरी तरफ गोमंसू चेस्ट पे दर्द के कारण गिर जाता है। जंघदा जैसे तैसे उसको एक बेंच पे बैठाती है और टैक्सी लेने जाती है, पर जब वो टैक्सी लेकर वापस आ रही होती है तब तक का गोमंसू वहाँ पे से गायब हो चुका होता है। जंघदा रोते रोते अपने घर चली जाती है और अब दिखाया जाता है कि गोमंसू उसी एड्रेस पे गया है जिस एड्रेस से योशिन योंग का कॉल आया था और वो देखता है कि योशिन योंग की अब एक ग्रैंड डॉटर है, उसकी एक डॉटर भी है और उसकी काफ़ी अच्छी खुशी फैमिली है। वो उससे जाके बात नहीं करता पर उसे दूर से बस देखता ही रहता है और जाते हुए एक चीज़ उसके लिए छोड़कर जाता है। योशिन योंग जब अपने गेट से दोबारा बाहर आती है वो देखती है कि एक डायरी और रोज़ वहाँ पे पड़ा है और जब वो डायरी खोलकर देखती है तो उस पर उसकी जवानी की फ़ोटोज़ होती हैं जो कि गोमंसू ने उसके लिए ड्रॉ की होती है और ये देख योशिन योंग की आंखें नम हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ गोमंसू द मास्टर के घर के सामने दर्द के कारण गिर जाता है और पूरा ब्लैकआउट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि बैंक एक मैस बन चुका है क्योंकि जंघदा वहाँ अब और काम नहीं करती और उसका ब्रांच मैनेजर भी जंघदा को काफ़ी मिस कर रहा होता है कि जब वो होती थी तो सारी चीज़ें काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होती थी। जंघदा पैक कर रही है क्योंकि वो उस घर से शिफ्ट कर रही है क्योंकि वहाँ पर गोमंसू की मेमोरीज़ है और अब वो अपने पापा से मिलने जाती है। अपने पापा से मिलने जाने पर उसको अपने पापा के हाथ पे एक डायरी दिखाई देती है जिस पर लिखा है जंघदा और उस पर ड्रॉ की हुई हैं जंघदा की पिक्चर्स जो कि गोमंसू ने ड्रॉ की है और ये पिक्चर्स उसके पापा रोज़ देखते हैं और फाइनली उसके पापा उसके सर पर हाथ रखकर बोलते हैं जंघदा मेरी बेटी। और ये सुन जंघदा काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि पहली बार उसके पापा ने उसे पहचाना है और उन्हें गले लगकर बहुत रोने लगती है। वो वापस उसी रोज़ कैफ़े जाती है जहाँ पे वो गोमंसू के साथ बैठी थी और स्नोमैन ड्रॉ करने लगती है कि तभी उसको सामने पे दिखता है गोमंसू और वो गोमंसू से बोलती है तुम मुझसे क्यों मिले थे, बताओ, जब हम पहली बार मिले थे तुम सिर्फ मुझे ही क्यों मिले, हाँ बताओ। और तभी गोमंसू बोलता है जवाब तो मुझे भी नहीं पता है, पर जब तक का जवाब नहीं मिलता मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और यहीं पर सीरीज़ का एंड हो जाता है। अब ये सीरीज़ मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें सारे इमोशंस थे जो एक के ड्रामा में होते हैं, साथ ही साथ ये काफ़ी शॉर्ट भी थी और कैरेक्टर्स बहुत अच्छी तरह से लिखे गए थे। लास्ट की एंडिंग भी मुझे काफ़ी पसंद आई क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था कि गोमंसू को हुआ क्या है और वो वापस आएगा कि भी नहीं आएगा। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपने ओपिनियन ज़रूर देना बिकॉज दैट मैटर्स टू मी अ लॉट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और
ऐसी काफ़ी अच्छी के ड्रामाज आपके सामने ला सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।